तो यार पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे टोकिटो, गेनी और सानिमी ने कोकोशिबू का सामना किया, बट वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बट इनफैक्ट एक पॉइंट पे आके कोकोशिबू ने उन सभी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट वो बच जाते हैं एक और हाशिरा की वजह से, ग्योमी की वजह से। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी लड़ाई आपने पहले पार्ट में देखी है वो तो बस एक वार्म अप था, क्योंकि असली फाइट तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ब्रुटैलिटी की। सो लेट्स गो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सानिमी की हालत कोकोशिबू बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, और तभी वहाँ पे एंट्री करता है ग्यूमे और उसे एंड टाइम पे आके बचा लेता है। एंड वो तुरंत उसको ऑर्डर देता है कि जाओ जाके अपने वुंड को स्टिचअप करो, तब तक मैं इसे होल्ड करता हूँ। और सानिमी भी उसकी बात मान के चला जाता है, और वहाँ खड़ा कोकोशिबू अपने सी थ्रू वर्ल्ड के हेल्प से ग्यूमे की पूरी बॉडी को चेक कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 300 साल में ऐसी कोई बॉडी या फिजिक नहीं देखी जो कि अपने पूरे पावर के पीक पे हो। और इसके तुरंत बाद ग्योमे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कोकोशिबू डॉज कर लेता है। बट तुरंत ही फिर से उसके ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसने अपने एक्स के मदद से किया होता है। कोकोशिबू सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोनों वेपन्स को एक साथ बड़े आसानी से यूज़ कर रहा होता है बिना कोई परेशानी के। और एक अटैक के दौरान ग्योमे अपने चेन्स के मदद से कोकोशिबू को ब्लॉक कर ही देता है, जिसे कोकोशिबू अपने स्वॉर्ड से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता है, बिकॉज ग्योमी के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जो आयरन इसको बनाने में यूज़ हुआ होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया होता है, और ऐसे आयरन सेनगोकू एरा टाइम पे भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिस वजह से इसे ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड उसके तुरंत बाद कोकोशिबू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्योमे डॉज करके उसके ऊपर सक्सेसफुल अटैक करता है और उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है अपने चैन की हेल्प से। बट वो लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते, दोनों ही लोग अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज़ करके एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। एंड अब हमें कोकोशिबू दिखाया जाता है, जिसने कि अपने स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लिया होता है, बिकॉज उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उसी की फ्लैश से बनी होती है। और ये सब चीज़ें वो ग्योमे को टोंट मारते हुए समझा रहा होता है। बट अब ग्योमे उसके रिस्पॉन्स में उसे कहता है कि वैसे तो मैं ये चीज़ मुजान के अगेंस्ट यूज़ करने वाला था फाइट में, बट कोई नहीं। और अब ग्योमे अपने मार्क को अनलीश कर लेता है, और उसी दौरान हमें टोकिटो दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी बॉडी से अपने ब्लेड को निकाल लिया होता है। और वो समझ जाता है कि जितना वो वुंडेड है इस तरह से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो वो इसलिए अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक करके उस फाइट में जा रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से उसे गेने आवाज़ देता है, जो कि उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे कोकोशिबू का बाल ला के दे दो, ताकि मैं उसे खा के अपनी बॉडी को रिजनरेट कर पाऊँ और इस फाइट में उन सभी की मदद कर पाऊँ। और अब हम फिर से आ जाते हैं कोकोशिबू के पास, जहाँ वो ग्योमे को कहता है कि तुमने भी अपने मार को अवेकन कर लिया है, वैसे तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम 27 साल के आसपास होगे। जिस पर ग्योमे कहता है हाँ तो क्या हुआ। अब कोकोशिबू रिवील करता है मार्क के डार्क साइड का, जिस पे वो बताता है कि जिसने भी इस मार्क को अवेकन किया होता है वो 25 साल के होने से पहले ही मर जाता है, और तुमने तो उस एज बैरियर को क्रॉस कर लिया है, और रिसेंटली तुमने अपने मार्क को भी अवेकन किया है। इसका मतलब तुम आज यहाँ पे मारे जाओगे किसी भी पल। अब ग्योमे कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से कोकोशिबू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि एक इंसान ऐसा था जिसने 25 साल के बैरियर को क्रॉस किया था और काफ़ी लंबे समय तक जिया था, और तुम्हारे रिएक्शन से ये लगता भी है कि मैं सही कह रहा हूँ। एंड उसके तुरंत ही बाद कोकोशिबू उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से अटैक करना शुरू कर देता है। और उसी दौरान हम सानिमी को भी देखते हैं, जिसने अपने वुंड को स्टिचअप कर लिया होता है पूरी तरह से, और अब बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होता है वो, जिसके अगले ही मूवमेंट पे हम देखते हैं सानिमी ने भी अपने माँ को अवेकन कर लिया होता है एंड उनकी फाइट को आके ज्वाइन कर लेता है। और अब कोकोशिबू हैरान होता है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी बिना किसी परेशानी के बहुत ही ईजिली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं इस फाइट के अंदर। और अब हम देखते हैं ग्योमे और सानिमी बहुत ही तगड़ी तरीके से इससे फाइट कर रहे होते हैं, और इसके वजह से कोकोशिबू समझ जाता है कि ये दोनों करंट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। और अब सानिमी तुरंत ही उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपने स्वॉर्ड से, एंड पीछे से उसका फ़ायदा उठाता है ग्योमे, एंड अपने एक्स की मदद से उसका एक कान भी काट देता है। एंड विदाउट लूजिंग अ सिंगल सेकेंड वो लोग तुरंत अपने ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं एंड एक तगड़ा अटैक करते हैं कोकोशिबू के ऊपर, जिस वजह से उसका कीमोनो तक फट जाता है। और अब इन दोनों को लग रहा होता है कि शायद ये दोनों मिलके उसको टेक डाउन कर सकते हैं, बट तभी उनके ऊपर कोकोशिबू इतना तगड़ा अटैक करता है जिस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और इस अटैक का रेंज इतना ज़्यादा होता है जिससे वो लोग समझ ही नहीं पाते कि उसने इतनी दूर से इतना तगड़ा अटैक कैसे किया।
और अब हम कोकोशिबो को देखते हैं जो कि इस फाइट को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ अभी तक मिलके मेरे किमोनो को ही डैमेज कर पाया है। इसके बाद हमें सानी में दिखाया जाता है जिसकी 2 उंगलियां कट चुकी होती है कोकोशिबो के पिछले अटैक की वजह से और वो ये भी कहता है कि अगर ग्योमे ने अपने चेन की मदद से उस अटैक के डायरेक्शन को चेंज नहीं किया होता तो अब तक मेरे हाथ कट चुका होता। और अब कोकोशिबो अपने ब्लेड के फॉर्म को चेंज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है और ग्योमे शॉक हो जाता है क्योंकि कोकोशिबो के अटैक के डिस्टेंस स्पीड दोनों ही बढ़ चुके होते हैं। जो नॉर्मली अटैक वो पिछले टाइम पे यूज़ कर रहा होता है उससे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और अब दोनों हाशिरास सिर्फ कोकोशिबो के अटैक्स को डॉज करने के बारे में ही सोच रहे होते हैं बिकॉज कोकोशिबो अपने मून ब्रीथिंग के अपर फॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और जिसे डॉज करने में सानिमी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और तभी एक अटैक ऐसा होता है जिसमें सानिमी ऑलमोस्ट डेड ही था लेकिन तभी एंड टाइम पे आके टोकिटो उसे बचा लेता है और पीछे खड़ा गेने ये सब चीज़ देख रहा होता है और खुद को यूजलेस समझ रहा होता है क्योंकि उसके पास ना ही उनके जैसी पावर्स है ना ही उनके जैसा एक्सपीरियंस। तभी उसको कोकोशिबो का एक ब्लेड टूटा हुआ दिखता है जिसे वो उठा के खाने के लिए जाता है क्योंकि उसे खा के वो समहाउ खुद को थोड़ा बहुत पावरफुल बना सकता है एंड उनकी फाइट में हेल्प कर सकता है। और अब हम आते हैं हाशिरास पर जहाँ कोकोशिबो उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और ग्योमे बड़ा परेशान हो जाता है बिकॉज उसके अटैक जैसे ही वो करने जाता है उस पर वो पहले ही कोकोशिबो उसे ब्लॉक कर देता है जैसे कि उसे पता हो कि वो अगला अटैक कहाँ करने वाला है। और अब ऐसी फाइट में फोकस करते करते ग्योमे सी थ्रू वर्ल्ड को अनलॉक कर लेता है जिसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन से उसके ऊपर चार्जिंग करने लग जाते हैं जिसपे कोकोशिबो अपना 14th फॉर्म यूज़ करता है मून ब्रीथिंग का जिसपे ग्योमे और सानिमी उसे ब्लॉक कर लेते हैं समहाउ मैनेज करके और अपने कंबाइन अटैक से उसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ऑन द मीन टाइम टोकिटो ने भी उसके पास क्लोजिंग कर लिया होता है और अपने ब्लेड को उसके बॉडी में स्टैब कर लिया होता है। और अब हम देखते हैं टोकिटो का एक पैर भी कट चुका होता है कोकोशिबो के पहले वाले अटैक से जिसपे कोकोशिबो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि टोकिटो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है एंड वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो सारे अटैक्स को सर्वाइव करके यहाँ पे आ जाए जिसपे वो समझ पाता है कि टोकिटो ने भी अपना सी थ्रू वर्ल्ड को अनलॉक कर लिया होता है। एंड पीछे खड़ा गेनिया अपने गन से शॉट्स देता है जिसपे वो सारी बुलेट्स उसके बॉडी में चली जाती हैं एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कोकोशिबो की बॉडी के अंदर से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं जिस वजह से उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा एंड वो स्टक हो जाता है उसके अंदर। और अब 300 साल में पहली बार कोकोशिबो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है अपने मरने का जो कि सेम चीज़ उसने फील किया होता है अपने भाई के अगेंस्ट योरिची के अगेंस्ट। और अब हमें यहाँ पे कोकोशिबो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कैसे ह्यूमन से अपर मून 1 कोकोशिबो बना और वो क्या रीजंस था जिसकी वजह से कोकोशिबो बना वो जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो आप इस फाइट के बाद देख सकते हैं। और अब उन सभी पुरानी बातों को सोच के कोकोशिबो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो अपनी बॉडी के अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसपे टोकिटो और कीना की तो बॉडी 2 पार्ट्स में कट जाती है और इस अटैक को बहुत बेरली सिर्फ ग्योमे और सानिमी सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इन द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ टोकिटो अपने ब्लेड को ब्राइट रेड में बदल देता है जिस वजह से कोकोशिबो के अंदर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा जलने लग जाती है एंड इसका फ़ायदा सानिमी उठाता है और इन्हें उसके नेक पे एम कर देता है और पीछे से गेना भी अपनी लास्ट ताकत लगा देता है जिसमें कोकोशिबो की बॉडी से फिर से पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं और इसका फ़ायदा ग्योमे उठाता है और अपने अगले अटैक से वो उसके हेड को कट ऑफ कर देता है। बट वो यहाँ पे भी नहीं मरता, वो अपनी ब्लीडिंग को रोक के फिर से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और एक भयानक ही रूप में आ जाता है वो जिसे देख के वहाँ खड़े हाशिरास बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं बट वो फिर भी हिम्मत नहीं हारते और उस पर अटैक करने बढ़ जाते हैं। एंड जब कोकोशिबो अपने बॉडी को सानिमी के ब्लेड में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो खुद से सवाल करता है कि क्या मैं हमेशा से यही बनना चाहता था कि क्या ये वही फेस है जो ग्रेटेस्ट समुराई का होना चाहिए था और जिसे मैं चेज़ कर रहा था इतने टाइम से। और जब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है तब उसके बॉडी का साइड पार्ट गिरने लग जाता है एंड इसका रीज़न होता है टोकिटो का वो ब्लेड जिसने उसको गर्म करके उसके बॉडी में डाल दिया होता है। एंड अब इसका फ़ायदा ग्योमे उठाता है एंड अपने लास्ट अटैक में उसको बुरी तरह से ख़त्म कर देता है। एंड यहाँ पे कोकोशिबो अपर मून 1 का एंड होता है और साथ ही में गेनिया और टोकिटो भी मारे जाते हैं इस फाइट में बट उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है कोकोशिबो को हराने में। सो इसी के साथ हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क अब यहाँ पे ख़त्म होता है
एंड अब अगला जो आर्क बचा है वो सनराइज काउंटडाउन आर्क है, जहाँ पे सारे हाशिराज भिड़ेंगे मुजान के अगेंस्ट में। सो यार, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी दिवाली भी आ रही है और मेरे सब्सक्राइबर में सोच रहा थोड़े बढ़ जाएं, अगर आप लोग थोड़ा हेल्प कर दो। अभी करंटली मैं शायद 222 पे हूँ, अगर आपका सपोर्ट बन जाए तो हम 500 जल्दी पहुँच जाएंगे इस दिवाली पर। सो यार, दबा के सब्सक्राइब करो ताकि हम 500 फैमिली हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।